MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि हमारे देश में कितने आतंकी मॉड्यूल एक्टिव हैं। कभी कोई डॉक्टर निकलता है तो कोई इंजीनियर निकलता है, और इन्हीं बुद्धिजीवी आतंकियों की ब्रिगेड से आज मैं पर्दा उठाऊंगी। सनसनीखेज आज खुलासा होगा। आपको जो पता लगेगा आप उसे जानकर सुनकर चौंक जाएंगे। दर्शकों, सबसे पहले जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूं आज, जिस पर हम बताएंगे, जानकारी देंगे, डिबेट करेंगे, वो आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, वो ये है कि शर्जिल की दंगे वाली साजिश। आपको साल 2020 तो याद होगा दर्शकों, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में किस कदर दंगे भड़के थे, और 5 साल पहले ही देश को बांटने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी दर्शकों। आज उसको लेकर एक बड़ा खुलासा होगा और ये आपको बताएंगे। दंगे की तस्वीर आपने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में दंगे करने वाला आरोपी भारत के 2 टुकड़े करने का प्लान बना बैठा था। 5 साल पहले देश के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया था, जिसका खुलासा आज हुआ है। सर्वोच्च अदालत में जो वीडियो सामने आई है उसने हर किसी को चौंका दिया है। आज दर्शकों मैं आपको ये भी बताऊंगी, जो अगली खबर है अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल ये वो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, जहां पर आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा था। और ये भी आपको बता दूं कि उस आतंक के पाठ के जो कनेक्शन है वो कनेक्शन गुजरात तक थे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अल-फलाह का कनेक्शन सिर्फ दिल्ली धमाकों तक ही सीमित नहीं है। आज अल-फलाह से के दिल्ली से लेकर गुजरात तक पढ़ाए गए आतंकी सिलेबस से पर्दा उठेगा। आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि एक जानी मानी एक संस्थान में, एक यूनिवर्सिटी में क्या कुछ कर रहे हैं छात्र, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो कश्मीर टाइम्स पर शिकंजा। जी हाँ, ये कश्मीर टाइम्स सुनकर आपको लग रहा होगा कि आप किसी अखबार का नाम सुन रहे हैं, तो ये ठीक है, आप सही समझ रहे हैं। देखिए, इसमें भी टेरर लिंक्स वाला पर्दा जम्मू कश्मीर के एक अखबार से आज उठेगा। आपको बता दूं, कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से देश को सन कर देने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। दफ्तर था अखबार का, जहां पर खबरों को छाटा जा रहा था, काटा जा रहा था कि कौन सी खबर अखबार के फ्रंट पेज पर रहेगी, कौन सी अखबार के अंदर दूसरे तीसरे पन्ने पर रहेगी। लेकिन उस दफ्तर में, उस अखबार के दफ्तर में कुछ और ही चल रहा था। जब वहां की सोशल इंटेलिजेंस, आपको बता दूं, एक जो वहां की जो लोकल इंटेलिजेंस होती है वो पहुंची, और उसके बाद वो खुलासे हुए जिसने हर किसी को सन कर दिया है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी आज शर्जिल इमाम को लेकर। ये वो आरोपी है जो जेल में बंद है और लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा था। सबसे पहले आपको ये 2020 में ले चलते हैं। 5 साल पहले ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, और ये खुलासा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में, ये बता दूं आपको कि आज एक वीडियो पेश की जाती है उत्तर पूर्वी इलाके में जो दंगे भड़के थे दिल्ली में। इसकी एक बड़ी, आपको याद होगा कैसे बड़ी भयावह सांप्रदायिक घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, और CA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में ये हिंसा भड़की थी ताकि लोगों को भड़काया जा सके। पुलिस ने दंगे के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जेल भेज दिया था, और तभी से वो आरोपी जेल में हैं। बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उनको जमानत मिल जाए। सर्वोच्च अदालत का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन शर्जिल इमाम को लेकर आज जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है उसने हर किसी को सन कर दिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, ग्राफिक्स चलाइए। शर्जिल इमाम पर यह सनसनीखेज खुलासा होता है। दिल्ली दंगा सुनियोजित साजिश थी, यानी कि पहले से पूरी तरह से प्री प्लान था कि दिल्ली में दंगा भड़काना है, और इसीलिए इसे सुनियोजित साजिश कहा गया। समाज को बांटने का षड्यंत्र था इसके पीछे, कि इसमें देश को, समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इसको लेकर भी खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पूरा वीडियो दिखाया गया है, जो आज हम रिपब्लिक भारत पर आपको बताएंगे। शर्जिल इमाम ने लोगों को लगातार उकसाने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया, उनके दिमाग में, उनके जहन में जहर घोलने का काम किया गया। असम को भारत से अलग करने की साजिश को लेकर भी एक नैरेटिव फैलाया गया।
फिर चिकन नेक सिर्फ मुस्लिमों का है, ये भी कहा गया। देशव्यापी दंगे की साजिश का पर्दाफाश आज हुआ है दर्शकों। नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की साजिश की भी लगातार ये जो पूरा एक गैंग है उस फिराक में था। आज दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद सलीमा खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई और कोर्ट में लंबी बहस चली। आपको बता दूं, जमानत के विरोध में दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी राजू ने साफ तौर पर कहा कि दंगे अचानक नहीं हुए, ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से करवाया गया, इसको भड़काने का प्रयास हुआ, ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ, एक सुनियोजित तरीके से कार्रवाई हो रही थी। आपको ये भी बता दूं कि सीए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने के लिए सीए की ओर जाए और मुस्लिम लोगों को सहानुभूति मिले, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे और तभी इस दंगे को भड़काने का प्रयास किया गया कि एक विदेशी मेहमान भारत में है तो पूरी विदेशी मीडिया का ध्यान भी इस ओर खींचेगा और मुसलमानों को सहानुभूति मिलेगी। तो ये सब कुछ प्री प्लान टाइमिंग को देखते हुए किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सॉवरेनिटी पर हमला था। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हाल ही में हुए ब्लास्ट का हवाला देते हुए कहा कि भाई ये बुद्धिजीवी जमीन पर मौजूद आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है। अब आप सोचिए, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जब जमानत का विरोध किया गया कि बुद्धिजीवी आतंकवादियों से, जो जमीन पर आतंकवादी होते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ते, ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। आज एक जो वीडियो कोर्ट में जारी की गई उसने बहुत कुछ डिकोड कर दिया है, बहुत कुछ चौंका दिया है, खुलासे कर दिए हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि देश की यूनिवर्सिटीज में ये लोग पढ़ते हैं और वहाँ पर आतंक का पाठ खुद भी पढ़ते हैं, बाकियों को भी पढ़ाते हैं, उनका ब्रेन वॉश भी करते हैं और इसीलिए इसमें कोई डॉक्टर निकलता है, कोई इंजीनियर निकलता है, तभी इन्हें वाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल कहा जाता है, जो देश को बांटने का काम करते हैं और मिलकर काम कर रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से कैसे दंगे भड़काए जाए, कैसे धमाका किया जाए और कैसे बाकी और लोगों को पैसों का लालच देकर अपने पाले में लाया जाए। ये सब कुछ देश विरोधी गैंग है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई, कौन सी वीडियो दिखाई गई, जिसके बाद से अचानक से बड़ी खबर देश की बन जाती है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी दिल्ली को नोचने के लिए गिद्ध मंडरा रहे हैं और इन बुद्धिजीवी गिद्धों में से कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर। पढ़े लिखे इन आतंकियों के दिमाग में हर वक्त भारत के टुकड़े करने और भारत को दहलाने की साजिशें चलती रहती हैं और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, सबूतों के साथ इसका खुलासा देश की सर्वोच्च अदालत में हुआ है। साल 2020 के दिल्ली दंगों की ये तस्वीरें आज भी देश के जहन में जिंदा हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान जेल में बंद हैं। आरोपी शर्जिल इमाम के खिलाफ जो सबूत आज सुप्रीम कोर्ट में रखे गए उसने देश को सन्न कर दिया। शर्जिल इमाम के दिमाग में देश के खिलाफ जो साजिशें चल रही थी उससे पर्दा उठ गया है। कोर्ट में दिए गए वीडियो से खुलासा हुआ है कि दिल्ली में दंगा फरवरी 2020 में हुआ था, लेकिन शर्जिल इमाम इसकी प्लानिंग दिसंबर 2019 से ही कर रहा था। ये दिल्ली है भाई, ये फ्लाईओवर गिरे जरा, पूरी दुनिया को खबर हो, समझ रहे हैं ना। और तीसरी चीज, एक भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल। अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है, गर्दन कटेगी पर लाठी खाने से न डरे। ईयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी दो चार तो पड़ेगी और लाठी खाने की कला भी सीख लें, समझ रहे हैं ना। इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए, समझ रहे हैं, एक पट्टा हो बीच में। जब तक ये सब नहीं करेंगे सब, हाँ भाई, जब तक ये सब नहीं करेंगे तो सारा बेअसर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी, आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए दो काम करना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, अव्वल, नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा। बोल रही है कि जंतर मंतर को जमा होकर रोना गाना करते रहो, आप उनको दो टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। शर्जिल इमाम सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी लोगों को उकसा रहा था। शर्जिल ने दिमाग में देश के 2 टुकड़े करने के मंसूबे पाल रखे थे। सुनिए जरा।
पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। यहाँ एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम नहीं। शर्जिल ने लोगों को संविधान के खिलाफ भड़काया, बाबरी पर निर्णय देने वाली कोर्ट के खिलाफ भड़काया, कश्मीर को लेकर भी लोगों के दिमाग में जहर भरा, ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी मुस्लिमों को भड़काया था। कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है, इस बात पे पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, कल को इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना? कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है? इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है। अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को इसकी नानी याद आ जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, कोर्ट किसी का नहीं है। आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? बताइए, ट्रिपल तलाक में क्या किया इन लोगों ने? मुसलमान मर्दों को जेल भेजने का सामान किया है कि नहीं? बाबरी मस्जिद में क्या किया? आपकी जमीन छीन के किसी और को दे दी। ये कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है। सवाल यह है कि क्या शर्जिल इमाम भी व्हाइट कॉलर आतंकियों की तरह कोई बड़ी ब्रिगेड बनाने की तैयारी कर रहा था? क्योंकि अपने वीडियो में शर्जिल 10,000 युवाओं को प्लान ऑफ एक्शन पर काम करने के लिए उकसा रहा था। शर्जिल ने अपनी आतंकी सोच को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट बना रखा था। शर्जिल को पता था कि कहां गोली चलाने से कितना बड़ा मैसेज जा सकता है। यहाँ हम महफूज हैं। दिल्ली की खास बात क्या थी कि इंटरनेशनल मीडिया को आने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। वहाँ अगर ये गोली चलाए तो वो वीडियो पे आ जाएगा। दिल्ली में वैसे भी दिल्ली को ये कश्मीर बना नहीं सकते, आपको भी पता है। इन्हीं की जलालत होगी, हमारी नहीं होगी। अगर ये दिल्ली में गोली चलवाए, आर्मी लगवाए, तो जलालत किसकी है? मुसलमानों की नहीं, सरकार की जलालत। शर्जिल की जहरीली तकरीरें देश की आबोहवा में जहर घोल रही थी। शर्जिल देश में 100 शाहीन बाग बनाना चाह रहा था। शर्जिल को दिल्ली दंगों के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। शर्जिल तभी से जेल में है और लगातार जमानत पाने की कोशिश कर रहा है। भारत में उनका मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। भारत की मिट्टी में संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ महक है। ये जो लोग भी भारत को बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, ऐसे कई लोग आए अन्य देशों से, वो भारत से हार कर ही गए हैं। अब ऐसे मंसूबों को भी हम हराएंगे और उनको स्पष्ट होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उसकी सही जगह और सही सजा देने के लिए जाने जाते हैं। शर्जिल और उमर खालिद की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जाते हैं। इनके रहनुमा आंसू बहाते हैं, लेकिन कानून का पंजा दिल्ली में दंगा करने वाले शर्जिल और उमर खालिद पर कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस बुद्धिजीवी आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, आतंकी गतिविधि में इन्वॉल्व होता है, चाहे फिर वो दिल्ली धमाके के आरोपी की हम बात करें या फिर जो 2020 में हुआ। ये सब कुछ हैरान कर रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। क्योंकि 2020 में आप सोचिए, आज से 5 साल पहले ही देश को बांटने की साजिश पूरी तरह से तैयार थी और यहाँ टाइमिंग देखा जाता है कि कौन सा विदेशी मेहमान भारत में आ रहा है और वो उसके बाद कैसे कहां पर हमला करना है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको जो बताने जा रही हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए, चौंकने हो जाइए। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा होगा, क्योंकि फरीदाबाद इस आतंकी मॉड्यूल के लगातार जो केंद्र में रहा है, उसके पीछे मुख्य तौर पर वजह है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अब आप सोचिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां पर इस नाम को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो पढ़ने के लिए जाते हैं छात्र, कुछ बनने के लिए जाते हैं, कोई डिग्री हासिल करेगा, कोई आगे कुछ और अपना जो आगे फर्दर स्टडीज है उसको करेगा। लेकिन यहाँ कुछ और ही पर्दे के पीछे चल रहा था।
इसलिए एटीएस की टीम पहुंची, जांच एजेंसियां पहुंची, बारीकी से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और बहुत ही सन कर देने वाले, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये पता चल रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ने के लिए जा रहे थे बस्ता उठाकर, उस बस्ते में ये तैयारी हो रही थी कि वहां उस यूनिवर्सिटी के केमिकल से कैसे विस्फोटक बनाया जाए और फिर धमाके किए जाए, जो लाल किले में हुए 10 नवंबर की शाम को। और ये भी आपको बता दूं, ये सब कुछ दिल्ली के लाल किले की पार्किंग में जो धमाका हुआ उसके लिए नहीं हो रहा था। 17-18 साल पहले से ही यहाँ पर आतंक का पाठ पढ़ाया और पढ़ा जा रहा है। जो अलग अलग धमाके हुए हैं देश भर में, उन सभी धमाकों में अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों का इन्वॉल्वमेंट है। ये छात्र हैं जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की लगातार कोशिश भी कर रहे थे और किया भी है। इसीलिए इसी यूनिवर्सिटी के फाउंडर पर भी अब एटीएस का शिकंजा कस चुका है और उन छात्र आतंकियों को भी पकड़ा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, पूरा हिसाब बराबर किया जा रहा है और सवाल जवाब किए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि इस मॉड्यूल में और कौन कौन शरीक है, कौन कौन जुड़ा हुआ है, किस किस पेशे से है, अगली तैयारी क्या थी, अगली तैयारी में कहां पर एक बड़ा धमाका होना था। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने ये बता दिया है कि अल फलाह में, फरीदाबाद में पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था, बस यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को कैसे अंजाम देना है इसकी तैयारी चल रही थी, पूरी रूपरेखा तैयार हो रही थी। आप देखिए रिपोर्ट। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद चर्चा में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकियों से पुराना नाता है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यह खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों का गढ़ साल 2007 में ही बन गई थी। ये कोई पहला मामला नहीं है कि अल फलाह में पढ़े छात्र आतंकी घटनाओं में शामिल हुए। आपको याद होगा जुलाई 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट से पूरा देश हिल गया था। जांच में खुलासा हुआ है कि अहमदाबाद में सीरियल धमाके इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने किए थे। अहमदाबाद धमाकों से करीब 15 दिन पहले बेग वहां पहुंचा था और पूरे शहर की रेकी की थी। बेग ने 3 टीमें बनाकर लॉजिस्टिक, आईईडी फिटिंग और बैग बम तैयार करने का काम संभाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि 17-18 साल पहले हुई आतंकी घटनाओं का अल फलाह यूनिवर्सिटी और दिल्ली धमाकों से क्या कनेक्शन है। चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली धमाके की जांच में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि मिर्जा शादाब बेग ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही आतंक का पाठ पढ़ा था। मिर्जा शादाब बेग ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2007 में बीटेक किया था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही बेग ने अहमदाबाद धमाके का प्लान बनाया था। बड़ी बात यह है कि आतंकी मिर्जा शादाब बेग कई साल से फरार है। एजेंसियां बेग की तलाश में जुटी हैं। सिर्फ अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट ही नहीं, अल फलाह के पूर्व छात्र आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने 2008 में जयपुर में हुए धमाके में भी विस्फोटक सप्लाई किए थे। बेग ने ही रियाज और यासीन भटकल को डेटोनेटर और बेरिंग उपलब्ध कराए, जिनसे आईईडी तैयार किए गए थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के कारण बेग बम बनाने की तकनीक में काफी माहिर माना जाता है। गोरखपुर में हुए ब्लास्ट में भी मिर्जा शादाब बेग शामिल था। इन धमाकों में 6 लोग घायल हुए थे। गोरखपुर पुलिस ने बेग की संपत्ति भी कुर्क कर ली थी। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के धमाकों में नाम आने के बाद बेग पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद से मिर्जा बेग आज तक फरार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों को अंजाम देने के बाद वो अफगानिस्तान चला गया था और अब तक एजेंसियों के हाथ नहीं लग पाया है। अल फलाह को किस तरह से आतंकियों का अड्डा बनाया गया, एजेंसियां इसकी जांच गहराई से कर रही हैं। इस बीच अल फलाह के फाउंडर जावेद सिद्दीकी की एक सीक्रेट पार्किंग को लेकर भी खुलासा हुआ है। दावा है दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर 5 बीघा जमीन में जावेद ने सीक्रेट पार्किंग बना रखी थी।
पेंट कब हुआ? ये जो मैं काले रंग का दरवाजा देख रहा हूँ, ये कब पेंट हुआ? ये सर अभी 4-5 रोज पहले किसी ने सोशल मीडिया पे एक जो है वीडियो बना के डाली थी और उस टाइम ये पेंट नहीं था, इस पे लिखा हुआ था तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन। उन्होंने अपनी वीडियो लोकल बना करके सोशल मीडिया पे डाली, उसके बाद वो वायरल हुई है, तो उसके ये 2 दिन बाद ये फटाफट आनंद फानन में ये पेंट इन्होंने इस पे कर दिया। पहले लाल दरवाजा था जो हमें अंदर से हाँ जी प्राइमर हो रहा था। तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन क्या है, किसकी फाउंडेशन है? तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के ऑनर हैं जावेद अहमद सिद्दीकी और अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी इन्हों की चेयरमैन उसके भी ये है और इसके भी ये है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मध्य प्रदेश के महू में उसके घर को भी अवैध घोषित कर दिया गया है। जल्द ही जावेद की अवैध संपत्ति को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। दूसरी तरफ आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और मौलवी इरफान को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने तीनों आतंकियों को 10 दिन के एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आपको बता दूं दर्शकों, कश्मीर टाइम्स जम्मू कश्मीर का एक बड़ा अखबार है और जांच एजेंसियां टेरर लिंक और आतंकी गतिविधियों की जांच करते करते ये स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में पहुंच जाती है। अखबार का दफ्तर, जहां पर खबरों को लेकर बात होनी चाहिए, खबरों को लेकर रिसर्च होनी चाहिए और खबरों वाला ही माहौल होना चाहिए। लेकिन जब जांच एजेंसियां उस कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में जाती है तो वो सब कुछ सामने आता है, वो सब कुछ पाया जाता है जो किसी को भी, आपको और हमको भी हैरान कर सकता है। आखिर क्या है वो, देखिए रिपोर्ट। देश में आतंकी गतिविधियों और टेरर लिंक्स पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज जम्मू कश्मीर में एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के छापे से हड़कंप मच गया। ये छापा कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर पड़ा था। जानकारी के मुताबिक कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से एसआईए की टीम ने 3 ग्रेनेड लीवर, AK-47 की गोलियां और पिस्टल की गोलियां बरामद की हैं। कश्मीर में लगातार राज्य जांच एजेंसी एसआईए का एक्शन जारी है। इस बीच आज एसआईए की तरफ से जो है एक अखबार जो है कश्मीर टाइम्स, उसके दफ्तर पर रेड लगातार जारी है। जम्मू के रेजिडेंसी रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां एसआईए की टीम्स लगातार इस पूरे इलाके में रेड्स कर रही हैं। आपको बता दें कि सुबह तकरीबन जो है बताया जाता है कि 6-7 बजे से ही एसआईए की रेड्स यहां पर जारी हैं। पूरे इलाके को, ये जो ऑफिस है इसे अब कॉर्डन करके रेड्स की जा रही हैं। ये बता दें कि एसआईए की तरफ से कश्मीर टाइम्स पर एक केस दर्ज किया गया है कि अखबार में जो आर्टिकल और जो कंटेंट पब्लिश होता है वो कहीं ना कहीं देश की एकता के लिए और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, जिसके बाद अब लगातार एक्शन जो है वो जारी है। तस्वीरों में आप देखेंगे एसआईए के अधिकारी जो है आपको ये जो पहली मंजिल है यहाँ पर दिख रहे होंगे, जो कि लगातार डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे हैं। कुछ डिजिटल एविडेंसेस जो उनके पास मौजूद हैं वो खंगाल रहे हैं। तकरीबन ये जो 4 कमरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये ऑफिस प्रीमिसेस है। बाहर से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आरोप है कि अखबार कश्मीर टाइम्स देश विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर टाइम्स के खिलाफ कथित तौर पर नाराजगी फैलाने, अलगाववाद का महिमा मंडन करने और भारत के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। एसआईए के छापे के बाद कश्मीर टाइम्स का बयान सामने आया है। कश्मीर टाइम्स का कहना है कि हमारे कार्यालय पर कथित छापे, राज्य के खिलाफ गतिविधियों के निराधार आरोप और कश्मीर टाइम्स पर संगठित कार्रवाई हमारे खिलाफ है और ये हमें चुप करवाने का एक और प्रयास है। सूत्रों के मुताबिक छापे का मकसद अखबार के कथित लिंक और गतिविधियों की जांच करना है जो भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाती है। आपको बता दें, कश्मीर टाइम्स जम्मू और कश्मीर के सबसे पुराने और सबसे प्रमुख अखबारों में से एक है। अक्टूबर 2020 में कश्मीर टाइम्स के श्रीनगर वाले ऑफिस को भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सील कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कि कैसे एक पुराने अखबार के दफ्तर के भीतर क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ वहां चल रहा था और ये सब कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जो लगातार सक्रिय होने की कोशिश कर रही है।
एक अलग ही पूरा इनका गैंग बन रहा है, एक संगठन बन रहा है जो देश को दो हिस्सों में बांटने की फिराक में है। और ऐसे में लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है, फर्जी खबरें भी फैलवाई जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जगह जगह धमाके हो, हमले हो, और इन्हीं पर जांच एजेंसियों की नजर है ताकि देश की हिफाजत की जा सके, सुरक्षित माहौल बनाया जा सके और इनके जो ये नापाक मंसूबे हैं, जो एजेंडे हैं, इस पर किसी भी तरह से इन लोगों को सफलता ना मिले। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से ऐसे ही लगातार हर एक चौंकाने वाली खबर, हर एक चौंकाने वाली जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाएगा, जो शायद कहीं और जानकारी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH